ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे इम्यून सिस्टम प्रोसेस कर रहे थे। पैकेटिंग तक हमने किया था। अब इसमें हम देखते हैं कि जो डिप्लोटिन स्टेज है किसकी, जो फर्स्ट डिवीजन हमारा चल रहा था। मेयोसिस में दो डिवीजन है, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी हम फर्स्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो डिप्लोटिन जो स्टेज है उसमें क्या होता है, टेट्राड क्लियर हो जाते हैं। उसमें भी हमने पढ़ा था ना, जो चतुष्क बनते हैं या जो क्रोमोसोम के चतुष्टय बन जाते हैं। तो इस स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में, वो टेट्राड बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं और वो सेंट्रोमियर से इस तरह से था ना, सेंट्रोमियर से इनकी आंख जुड़ी होती थी। तो ये यहाँ से अलग होने लगते हैं, अलग होते हैं। और फिर इनमें क्या है, रेपलेशन फोर्स काम करता है। रेपलेशन फोर्स काम करने से क्या होता है, इनके जो सेंट्रोमियर हैं, इनके सेंट्रोमियर अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में ये रिपेल होने लगते हैं। रेपेलेंट जो होता है मीन्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। तो इनमें क्या होता है, इस स्थिति में जो गुणसूत्र है वो विपरीत, मतलब एक इस तरफ को मूव करता है और एक दूसरी तरफ को मूव करता है, विपरीत सिरों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। परंतु एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से अलग नहीं होता है। इस तरह से इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है और इस स्टेज में ये टेट्राड क्लियर दिखाई देने लगते हैं। अब इस स्टेज में क्या हो जाता है कि जो संजात गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जो टेट्राड होते हैं, उसमें क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है उसका विनिमय या एक्सचेंज हो जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ का विनिमय होता है, एक्सचेंज होने लगता है, और जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एक्सचेंज होना मीन्स एक दूसरे की तरफ जाना, तो उसे इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अलग हटते जाते हैं। और इसमें जो इस स्थिति तक, प्रोटीन तक, जो केंद्रक और जो केंद्रिका है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होता है कि यह डिप्लोटीन का जब लास्ट स्टेज होती है उसके बाद ये अवस्था शुरू होती है। इसमें निर्जलीकरण, हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होती है। और पहले हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, संजात गुणसूत्र है, वो निर्जलीकरण के कारण मोटे होने लगते हैं, मोटे और छोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इस अवस्था में इनका जो अध्ययन है, क्रोमोसोम्स की स्टडी है, वो आसानी से हो जाती है। अब इसमें टर्मिनाइजेशन पूरा हो जाता है, काइनेमेटा की जो गति होती है वो पूरी हो जाती है, और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग, जो टेट्राड होते हैं वो दूर होने लगते हैं। और जो केंद्रक है, जो आपके पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, वो पूरे एक दूसरे से दूर होने को हो जाते हैं। और इसमें जो डाइकाइनेसिस स्टेज आती है, डाइकाइनेसिस स्टेज में जो न्यूक्लियोलस केंद्रिका है वो विलीन हो जाती है या बहुत छोटी हो जाती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो केंद्रक के बाहर झिल्ली है, केंद्रक की आवृत झिल्ली है, वो भी विलीन होने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह से विलीन हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मेटाफेज, मध्य अवस्था प्रथम। क्योंकि हम अभी फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन चल रहा है, तो हमें हर स्टेज के साथ फर्स्ट लिखना होगा। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या करते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मध्यवर्ती अक्ष पर होते हैं। मध्यवर्ती अक्ष मीन्स जब हम क्रोमोसोम्स की सेपरेशन की बात करते हैं, तो ये जो क्रोमोसोम्स है यहाँ से इस तरह से मूव करते हैं। ये इसका जो मध्य है,
वृत्तीय अक्ष होते हैं यहाँ पर होते हैं, और केंद्रक तथा केंद्रिका धीरे धीरे विलीन होती जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं कि मेटाफेज स्टार्ट हुई है। कब? जब केंद्रक और केंद्रिका विलीन होना शुरू होते हैं तो ये मेटाफेज स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और इस अवस्था के शुरू में ये केंद्रक और केंद्रिका पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, या जिसको कहते हैं कि गायब हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और स्पंडल बनाने लगते हैं। स्पंडल जब बनते हैं, स्पंडल में क्या होता है कि स्पंडल में जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें धीरे धीरे जो क्रोमोसोम्स है एक प्लेट पर, मध्य प्लेट पर आने लगते हैं, और सभी के सभी पेयर इस रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, और इनके जो सेंट्रोमियर है वो ध्रुवों की ओर ही खींचे रहते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है इनका? ध्रुवों की ओर खींचे रहते हैं। में जो सेंट्रोमियर की स्थिति है वो ध्रुवों की ओर रही, और जो क्रोमोसोम्स है वो मध्यवर्ती प्लेट या मध्यवर्ती अक्ष पर स्थित हो जाते हैं, और इस अवस्था तक सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। सेंट्रोमियर की स्थिति एज इट इज बनी रहती है, और दोनों गुणसूत्र होते हैं, जो आर्म्स होती हैं वो सेंट्रोमियर पर ही जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स कौन से? जो इस मध्य पटलिका पर व्यवस्थित हुए होते हैं, ये कहाँ मूव करते हैं? ध्रुवों की ओर, पोलर एंड की तरफ मूव करते हैं, और इस समय रेपल्शन फोर्स काम करता है, मीन्स जो प्रतिकर्षण बल है जिससे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, वो प्रतिकर्षण बल काम करता है। अब जब प्रतिकर्षण बल काम करता है तो ये क्रोमोसोम ध्रुवों की तरफ ही जाते रहते हैं, और दोनों जो अर्ध गुणसूत्र हैं वो सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं, और पूरा का पूरा जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, वो एक ध्रुव की ओर गति कर देता है। एक ध्रुव की ओर गति करता है मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो अब ध्रुव की ओर जाकर स्थित हो जाती है। अब एक ध्रुव की ओर पहले जो मदर सेल में क्रोमोसोम्स है उसकी कंपैरेटिवली, उसकी अपेक्षा उन गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण की बात हो रही है, अर्धसूत्रण का मीन्स ये है कि क्रोमोसोम्स की संख्या का आधा होना, तो इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है, और आधे क्रोमोसोम्स दूसरे एंड पर चले जाते हैं, और एक ध्रुव की ओर पूरे जो क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट है वो आधे रह जाते हैं। अर्धसूत्रण में आधे रहने की बात होती है ना, समसूत्रण में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जबकि अगर अर्धसूत्रण की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसकी टीलोफेज कंडीशन है, टीलोफेज कंडीशन में क्या होता है। अब केंद्रक विलीन हो गए, केंद्रिका विलीन होगी, क्रोमोसोम सिरों की तरफ, पोलर एंड्स की तरफ व्यवस्थित हो गए, और अब जो टीलोफेज फर्स्ट जो स्टेज है इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्रिया होती है, इसमें जो केंद्रक है वो फिर से बनते हैं। पहले क्या हुआ था, हमारे पास केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक था वो गायब हो गया, खत्म हो गया, विलीन हो गया, और अब इस प्रोसेस में हमारे पास केंद्रक का फॉर्मेशन फिर से होने लगता है। कहाँ? जहाँ पोलर एंड है, जहाँ पर क्रोमोसोम्स जाके व्यवस्थित हुए हैं पोलर एंड्स पर, वहां पर जाकर फिर से क्रोमोसोम्स का केंद्रक बनने की क्रिया होती है, और यह स्टेज बहुत छोटी होती है। जब क्रोमोसोम्स अपोजिट पोलर एंड पर या विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो वे एक साथ ही आ जाते हैं, और अब इसमें हाइड्रेशन और होने लगता है, और इस जो क्रोमोसोम्स है उसके बाहर एक
मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। बात की ना अभी कि किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास, न्यूक्लियस की या केंद्रक की। जब केंद्रक की फॉर्मेशन होती है तो केंद्रक का जो मटेरियल है मीन्स जो क्रोमोसोम है, उसके बाद क्या, केंद्रक के बाद क्या होती है, एक झिल्ली, और उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स और जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है। तो अब जब केंद्रक बनने की बात करते हैं तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है, केंद्रक कला होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो बनना प्रारंभ हो जाती है। और इससे एक ही सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ भी एक केंद्रक बन जाता है और एक केंद्रक यहाँ भी बन जाता है। तो ये दो, एक और ये दो, दो केंद्रकों का फॉर्मेशन हो जाता है या पुनर्गठन हो जाता है। और इसी प्रकार केंद्रिका का भी फिर से गठन या पुनर्गठन हो जाता है और एन गुणसूत्र वाले दो केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये अभी कहाँ तक आए हैं हम, टेलोफेज फर्स्ट स्टार्टअप किया था इंटरफेज से, और उसके बाद कहाँ तक पहुँच गए, इसका जो फर्स्ट विभाजन है वो पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इंटरकाइनेसिस क्या होता है। इंटरकाइनेसिस क्या है कि जो दो विभाजन होते हैं, एक तो फर्स्ट अर्धसूत्रण फर्स्ट और अर्धसूत्रण सेकंड, इन दोनों के बीच की जो अवस्था है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में यह बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और जो किसमें यह अवस्था पाई जाती है, तो जो प्रथम डिवीजन हुआ या प्रथम विभाजन से जो दो केंद्रक बने उनके बीच कोशिका भित्ति या सेल वॉल बन जाती है और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। इसे डयाड स्टेज भी कहा जाता है। इस प्रकार यह भी, इसका क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई, फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्धसूत्रण का जो सेकंड डिवीजन है वो किस प्रकार होता है।